जय हिंद प्यारे दोस्तों, रफ्तार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको यहाँ पर 500 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। आज आपको यहाँ पर 500 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर अपने इष्ट यानी अपने ईश्वर को थोड़ा सा नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए, अब क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले मोटिवेशन से। देखिए, मोटिवेशन क्या है आपका? देखिए, मोटिवेशन है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। इसीलिए आपको जी जान लगा कर एकदम पूरा मेहनत करना है कि आपके लिए 2025 हम यादगार बन जाए। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपके क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा। देखिए, आपका पहला चैप्टर क्या है? कड़बक। यानी कि देखिए, आपका यहाँ पर काव्य खंड का लाया है। केवल काव्य खंड में आपका हो जाएगा 500 से ज़्यादा। 500 प्लस आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। 500 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा। केवल किस में से? केवल काव्य खंड में से। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर कौन सा है? आपका पहला चैप्टर हो गया कड़बक पाठ है। कौन सा चैप्टर है? कड़बक चैप्टर। आपका पहला चैप्टर कौन सा है? कड़बक चैप्टर। बोलिए, कड़बक चैप्टर के मने राइटर यानी कि लेखक कवि कौन है? बोलिए, कड़बक पाठ के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। कड़बक पाठ के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए, अब पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहले देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है ये कितने वर्ष में पूछा गया है? देखिए, यहाँ पर 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2024 में, यानी कि पिछले साल ये पूछा गया है। यानी कि मोस्ट भी है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। देखिए, आराम आराम से हम पढ़ते चलेंगे। यहाँ पर 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर आज देखिए आपका हैप्पी न्यू ईयर भी है। ठीक है, अब देखिए, क्लास को पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपका सेलिब्रेशन होगा, हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा। चलिए, अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? जायसी। देखिए, यानी कि जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की, देखिए, जायसी किस भाषा कवि है? बोली तो जायसी जो हैं वो किस भाषा कवि हैं? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अवधी भाषा। अवधी भाषा। यार देखिए, क्वेश्चन एक और इसमें दिया है। क्वेश्चन इसमें एक और दिया है। देखिए, क्वेश्चन है कि जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? बोली तो मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो वो भी अवधी ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, एकदम पूरा मजा आ जाएगा। देखिए, एकदम दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा। इतने अच्छा तरीके से पढ़ेंगे कि एकदम आपके लिए 2025 से हम पूरा देखिए उत्साहित आप हो जाएंगे कि 2025 में देखिए एकदम 500 प्लस क्वेश्चन आप कर लेंगे ना जब, तो आपका काव्य खंड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? बोलिए तो, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? बोलिए, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कड़बक। कड़बक पाठ जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब देखिए, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? बोलिए तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है? बोलिए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चित्ररेखा हो जाएगा। कौन सी रचना है? किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है। एकदम आसान आसान देखिए, आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। और यहाँ पर देखिए, अब चौथा आपका क्वेश्चन है क्या है? इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। बोलिए तो इनमें से कौन से कवि प्रेम के पीर के कवि हैं? बोलिए, कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी जी ही प्रेम के पीर के कवि हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कड़बक। देखिए, कड़बक यानी कड़बक पाठ के रचयिता कौन है? बोलिए, कड़बक पाठ के रचयिता कौन है? आपको क्लास जब स्टार्ट हो रहा था तभी बताएं कि कड़बक पाठ के रचयिता यानी कि कवि कौन है। बोलिए, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्या हो जाएगा?
मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए आगे देखिए अब। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? बोलिए तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा प्रेमाख्यानन काव्य के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमाख्यानक काव्य के कवि हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है? क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। द मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? बोले तो मलिक मोहम्मद जायसी जी कैसे कवि हैं? एकदम आराम आराम से पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को समझते चलेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी कैसे कवि हैं? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। जौ लही जौ लही अम्बही डाबे ना होई तौ लही डैश बसाई सोई। बोलिए यानी कि डैश के स्थान पर यहाँ पर कौन चीज होगा? बोलिए तो जौ लही अबही डाबे ना होई तौ लही डैश बसाई न सोई। बोलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुगंध हो जाएगा। सुगंध आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुगंध हो जाएगा। जौ लही अबही डाबे ना होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। जायसी का जन्म स्थान था। बोलिए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? बोलिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अमेठी में। अमेठी में इनका जन्म स्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। धनी सो डैश जस कीर्ति जासु फूल मरय पै मरय न बासु। बोलिए यानी कि डैश के स्थान पर इसमें क्या होगा? बोलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा पुरुष। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरय पै मरय ना बासु। यही होगा आपका राइट आंसर। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुरुष। चलिए आगे देखिए। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? बोलिए तो जायसी ने यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा दर्पण। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? बोलिए तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1492 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। देखिए आप क्वेश्चन देखिए। जायसी के पिता का नाम था। बोलिए मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मलिक शेख ममरेज। इनके पिताजी का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। इसमें केवल शेख ममरेज दिया है लेकिन पूरा नाम याद कीजिए मलिक शेख ममरेज। चलिए आगे देखिए। पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं? बोलिए तो पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं? बोलिए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत से लिया गया है। जो कड़बक पाठ है कहाँ से लिया गया है? पद्मावत पाठ से लिया गया है। एकदम आसान है। चलिए पहला चैप्टर खत्म हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। देखिए तो अब बताइए आपका 14 में से कितना नंबर आप स्कोर किए हैं? कृपया कमेंट में एकदम भर दीजिए। चलिए आप दूसरा पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए जो पद है यानी कि किसका पद है? जो दूसरा पार्ट में किसका पद है? सूरदास का पद है। किसका पद है? सूरदास का पद है। किसका पद है? सूरदास का पद है। तो अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए जी। चलिए देखिए निम्न में कौन कवि स्वगुण भक्ति धारा के हैं? निम्न में से कौन कवि स्वगुण भक्ति धारा के हैं? देखिए कब पूछा गया है? 2024 में पूछा गया है। बताइए तो निम्न में से कौन कवि स्वगुण भक्ति धारा के हैं? बोलिए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। किसका पद है? सूरदास का पद है। तो निम्न में से कौन भक्ति देखिए निम्न में से कौन कवि स्वगुण भक्ति धारा का है? तो सूरदास है। चलिए आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर
जागिए ब्रजराज कुवल कवल कुसुम फुलाए। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास के पद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सूरदास के पद से लिया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? बोलिए तो। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण भगवान को। चलिए आगे देखिए। सूरदास किस भाषा कवि है? बोलिए तो। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? बोलिए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरदास जो हैं ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरसागर किस भाषा के कविता है? बोलिए तो। सूरसागर किस भाषा की कविता है? बोलिए तो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन रख दिए 2 साल पूछा गया है, यानी कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पर आपके लिए हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके परीक्षा में आपके एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए सूरसागर किस भाषा की कविता है? बोलिए तो। आपका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। सूरसागर किस भाषा की कविता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बोलिए तो। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बोलिए। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सूरदास। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी कि देखिए भगवान श्री कृष्ण को कौन सा यानी कौन से कवि पूज रहे थे? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास सूरदास भगवान श्री कृष्ण। देखिए सूरदास जो थे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, यानी पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सूरदास की कृति है? बोले तो। निम्न में से कौन सा सूरदास की कृति है? तो कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरसागर। जो सूरसागर है किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। बहुत ही आसान है यहाँ पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए बोलिए। सूरसागर के कवि हैं? बोलिए तो। सूरसागर के कवि है। सूरसागर कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा सूरदास। सूरसागर कवि कौन है? सूरदास है। सूरदास। देखिए आपके लिए यहाँ पर पाठ बाई पाठ लाए हैं। पहले नंबर पहला चैप्टर को खत्म कर दिए हैं, अब दूसरा चैप्टर चल रहा है। इसी तरह से आपको पाठ बाई पाठ एकदम कब चैप्टर है आपका? तो यहाँ पर काव्य खंड में आपका 13 चैप्टर है ना जी। तो आपको 13 चैप्टर यहाँ पर करवाइए कर रहेंगे। कम से कम देखिए 500 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं। 500 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए हो जाएगा। चलिए साहित्य लहरी किनकी रचना है? बोलिए तो। साहित्य लहरी किनकी रचना है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा सूरदास। सूरदास की साहित्य लहरी रचना है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए 11वां आपका क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है? इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? बोलिए तो। इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? बोलिए। इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद। पद कौन पद है? सूरदास के पद, यानी कि पद ना है जी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? बोलिए तो। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए कोमलता भी है, लालित्य भी है, माधुर्य भी है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखिए। सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए? बोलिए तो। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? बोलिए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्टि मार्ग। जो सूरदास है पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? बोलिए।
द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा अपूप। अपूप का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन देखिए, यानी 15वां प्रश्न आपका देखिए। 15वां प्रश्न क्या है? देखिए 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है कछु के खात कहू धरनी। देखिए क्या है? कछु के खात कछु धरनी गिरावत। देखिए कछु खात कछु धरनी गिरावत डैश नरकती नंदरानिया। यानी कि यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या होगा आपको यही बोलना है। यानी कि देखिए डैश के स्थान पर क्या होगा आपको याद है? यहाँ पर याद है तो बोलिए, कमेंट कीजिए क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा छवि। छवि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छवि। छवि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कछु के खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। ठीक है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? छवि हो जाएगा। चलिए साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? बोलिए तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? बोलिए साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास है। चलिए देखिए तो सूरदास का निधन कब हुआ था? बोलिए तो सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था? तो 1583 में हुआ था। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में सूरदास के निधन हुआ था। देखिए सूरदास का जन्म कब हुआ था? बोलिए तो अब सूरदास के जन्म कब हुआ था? बोलिए तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। ऐसे ये अनुमानित है, करेक्ट नहीं बताया गया है कि यहाँ पर 1478 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अनुमानित किया गया है। चलिए आपका 19वां प्रश्न क्या है? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको हम पढ़ाए भी हैं कि यहाँ पर सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर सिही में, यानी कि ग्राम सिही दिल्ली में हुआ था। ग्राम सिही दिल्ली में हुआ था सूरदास का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर। देखिए सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? बोलिए तो सूर के 3 प्रधान विषय क्या है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। कौची दिया है? 3 गो। तो 3 गो कौची होगा? विनय भक्ति होगा, प्रेम सिंगार होगा, वात्सल्य होगा, यही सब ना होगा जी, यही सब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जी? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? बोलिए तो सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के कवि हैं जो सूरदास हैं, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? यानी कि इसमें क्वेश्चन यही है कि सूरदास का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बोलिए तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखिए महाप्रभु इसमें हटा दिया है आगे, लेकिन वल्लभाचार्य दिया है। चलिए इससे आप याद कर लीजिएगा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य दिया रहेगा, तभी आप मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सूरदास के गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? बोलिए तो सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो आपका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए जो सूरदास थे वो पर्यटन में भी उनका रुचि था और सत्संग भी करते थे श्री कृष्ण भगवान का। हरे राम हरे कृष्णा बहुत अच्छा लगता है ना। हरे राम 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 हरे हरे, बहुत बढ़िया लगता है ये भी। सूरदास इसी तरह से सत्संग करते थे, देखिए, और कृष्ण भक्ति में वैराग्य भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरदास सूरदास किस काल के कवि थे? बोलिए तो सूरदास किस काल के कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल। सूरदास किस काल के कवि है? तो मध्यकाल के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जो सूरदास थे वो शिक्षा कैसे ग्रहण किए थे?
स्वाध्याय द्वारा अर्जन भी किए थे और विशाल लोक ज्ञान में वो भी अध्ययन किए थे। और काव्य रचना संगीत का विवाद ज्ञान का अभ्यास भी वो किए थे, तब जाके सूरदास बने थे। तो हम ना इतना बड़ा बड़ा पद भी लिखे थे जी। चलिए अभी को देखिए, आपका सूरदास का पद आपका खत्म हो चुका है। अब सूरदास के पद में को क्वेश्चन था 25 को क्वेश्चन था। बोलिए तो अब 25 में आपका कितना स्कोर हुआ है? बोलिए 25 में आप कितना स्कोर कर पाए हैं? कृपया कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखल कीजिए, तभी ना हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अब हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग हमारा सफल हो रहा है कि ना। तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे आप लोग, केवल ऐसे ही नौटंकी करेंगे। देखिए पद देखेंगे तीसरा, देखिए तीसरा पाठ में कौन सा है पद है? किसका पद है? तुलसीदास का पद है। किसका पद है जी? तुलसीदास का पद है। किसका पद है? तुलसीदास का पद है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए देखिए, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? बोलिए तो तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? बोलिए तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम बोला। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला। देख लीजिए यहाँ पर 2018 में पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए अब VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन आपके लिए लाए ही हैं। जो क्वेश्चन बैंक है ना, ज़्यादातर आपको उसी में से उठा कर लाए हैं कि आपको यहाँ पर फायदामंद हो, ताकि आप जब 2025 में परीक्षा देने जाए ना, बस क्वेश्चन देखे एकदम धड़ाधड़ एकदम खींच ले जाइएगा। आप खाली क्वेश्चन में देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको पहले ही कह दिए कि 500 प्लस आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। कितना कराया जाएगा? 500 प्लस। आप निश्चिंत रहिए, खाली वीडियो देख लीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका क्वेश्चन एगुड़ो नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ था? बोलिए तो ये कब पूछा गया है? 2024 में पूछा गया है। तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ था? बोलिए तुलसीदास के स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काशी में। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? काशी में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? बोलिए तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो गया रामचरित मानस। क्या हो जाएगा? रामचरित मानस। आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचरित मानस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? बोलिए हिंदी का साम्यवादी कवि किन्हें माना जाता है? कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। बोलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा तुलसीदास। हिंदी के साम्यवादी कवि तुलसीदास को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन देखिए, नाम लय भरय उदरे एक प्रभु दासी दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बोलिए हम गाना जैसा हम भी गाते हैं जी, हम भी एगो गायक हैं। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा? बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा तुलसीदास के पद। कहाँ से लिया गया है ये पंक्ति? तुलसीदास के पद से लिया गया है। कौन सा पंक्ति लिया गया है? नाम लय भरय उदरे एक प्रभु दास दास कहा, यही पंक्ति लिया गया है तुलसीदास के पद से। चलिए आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, गीतावली किनकी रचना है? बोलिए तो गीतावली किनकी रचना है? बोलिए गीतावली किनकी रचना है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा तुलसीदास की। गीतावली किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? बोलिए गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जागिए महाकवि से लिया गया है। ठीक है, गोस्वामी जो तुलसीदास हैं हिंदी के कैसे कवि हैं? तो जागिए, देखिए जातीय महाकवि देखिए कवि हैं, महाकवि हैं। ठीक है, जातीय महाकवि।
अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और समझते चलेंगे और आपको यहाँ पर याद करवाते चलेंगे ताकि आप भूल ना पाए क्वेश्चन को। चलिए, बरवय रामायण किनकी रचना है, बोलिए तो। बरवय रामायण किनकी रचना है, बरवय रामायण किनकी रचना है, तो आपका राइट आंसर होगा तुलसीदास की। बरवय रामायण किनकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास, देखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, बोलिए। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, बोलिए तो। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का मतलब रत्नावली नाम था, रत्नावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तुलसीदास किस काल के कवि है, बोलिए तो। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कवितावली के रचनाकार हैं, बोली तो। कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका किनकी भाषा है, बोलिए। विनय पत्रिका किनकी भाषा है, बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कि विनय पत्रिका की, विनय पत्रिका की भाषा है। देखिए विनय पत्रिका कैसी भाषा यहाँ पर होना चाहिए, विनय पत्रिका यहाँ पर कैसी भाषा है, ये होना चाहिए क्वेश्चन में कि विनय पत्रिका कैसी भाषा है। तो अब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका कैसी रचना है जी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका कैसी रचना है, ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका कैसी रचना है जी, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। कहाँ गया जी क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की माता का क्या नाम था, बोलिए। तुलसीदास की मम्मी का क्या नाम था, बोलिए तो। यानी कि तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुलसी। हुलसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुलसी, हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम था, हुलसी नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, बोलिए। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समन्वय, समन्वयवादी। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस की भाषा है, बोलिए। रामचरितमानस की कौन सी भाषा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस की कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है देखिए आप, चलिए बोलिए। रामचरितमानस, रामचरितमानस का प्रधान रस है, बोलिए तो। रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा भक्ति रस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति रस। जो रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है, भक्ति रस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, बोले तो। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। बहुत ही आसान है, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानस यानी कि देखिए रामचरितमानस का रचना समय क्या है, बोलिए। रामचरितमानस का रचना समय क्या है, बोलिए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1631 ईस्वी में। कब हुआ था, 1631 ईस्वी में रामचरितमानस का रचना का समय था। चलिए बोलिए अब, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए तो। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजापुर वद्दा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था तुलसीदास का। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 20वां क्वेश्चन,
काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास, देखिए काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास, देखिए फिर इसमें क्या है, देखिए काशी में रहकर तुलसीदास विद्यान्यन किए। देखिए यानी कि जो काशी में रहकर तुलसीदास जो है कितने वर्ष रहकर विद्यान्यन किए बोली तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक, यानी 15 वर्षों तक आपका राइट आंसर होगा। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक विद्यान्यन ये किए थे तुलसीदास, यानी कि विद्या प्राप्त किए थे 15 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है तुलसीदास, देखिए तुलसीदास को शिक्षा का, देखिए तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली बोलिए तो, तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली, तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली, तो आपका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तुलसीदास को चारों वेद से भी शिक्षा मिली थी, और देखिए यहाँ पर स्मृतियाँ काव्य से मिली थी, और इतिहास पुराण से भी मिली थी, क्योंकि जो तुलसीदास थे बहुत ज्ञानी आदमी थे, सब पढ़ते थे। अब पुराण उरान कुल है, हम लोग को कहा जाएगा पढ़ने के लिए, तो इतने यही सब सब्जेक्ट मान लीजिए आप लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो अब पुराण उरान कहा जाएगा पढ़ने के लिए, हालत ना खराब हो जाएगी जी आप सबका है यहाँ पर। चलिए देखिए अब तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया बोली तो, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया, तो आपका राइट आंसर होगा पत्नी की फटकार से। यानी कि देखिए आपका राइट आंसर क्या है, पत्नी की फटकार से, यानी कि जो पत्नी थी ना वो बहुत ज़्यादा तुलसीदास को शायद डांटती होंगी, इसीलिए तुलसीदास अपना घर त्याग दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था बोलिए तो, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तो आपका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्योंकि जो तुलसीदास जो थे ना वो विनम्र थे, ना कैसा थे, विनम्र भी थे, और गंभीर और शांत स्वभाव भी थे, यानी कि ना ज़्यादा विनम्र थे ना ज़्यादा गंभीर थे, और देखिए शांत स्वभाव के थे और मृदुभाषी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था बोलिए, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे तुलसीदास के पिता का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बोलिए तो, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। अब हम यहाँ पर पढ़े थे कि देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे बोलिए तो, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। लेकिन तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है बोलिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरहरिदास, नरहरिदास तुलसीदास के दीक्षा गुरु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है बोलिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका तुलसीदास लिखे हैं। चलिए अब बोलिए, यहाँ पर देखिए खत्म हो गया आपका, देखिए जो तुलसीदास का पद था, जो तुलसीदास का पद था उसमें देखिए 26 क्वेश्चन था। बोलिए आपका 26 में से आप कितना स्कोर कर पाए हैं बोलिए तो, कमेंट कीजिए तब 26 में से आप कितना स्कोर कर पाए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका अब चौथा देखिए, अब आप चलिए अब देखिए छप्पा है आपका चौथा पाठ कौन सा है, काव्य खंड के चौथा पाठ कौन सा है, छप्पय है। छप्पय के कवि कौन है बोलिए तो, छप्पय के कवि कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। क्या है, छप्पय कवि कौन है, नाभादास है, छप्पय कवि कौन है, नाभादास हैं। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है यहाँ पर, छप्पय क्या है बोलिए तो, छप्पय क्या है कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है जी, 2024 में पूछा गया है। छप्पय क्या है बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा छंद। छप्पय एक छंद है, 6 से छप्पय याद रखिएगा, 6 से छंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान आसान है। नाभादास किस प्रकार के भक्ति के कवि हैं बोलिए तो,
नाभादास किस प्रकार के भक्ति के कवि थे? बोलिए, नाभादास किस प्रकार के भक्ति के कवि थे? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सगुणोपासक राम भक्ति। सगुणोपासक राम भक्ति के कवि थे। सगुणोपासक राम भक्ति के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नाभादास किसके समकालीन थे? बोलिए तो नाभादास किसके, यानी कि नाभादास किनके समकालीन थे? बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा तुलसीदास। नाभादास किनके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। बोलिए, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है? बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा वृंदावन। वृंदावन नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भक्तमाल किसकी रचना है? बोलिए तो भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। किनकी पढ़ रहे हैं अभी? छपाई पढ़ रहे हैं। छपाई कवि कौन है? नाभादास हैं। भक्तमाल किनकी रचना है? नाभादास की है। चलिए आगे देखिए। अब नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? बोलिए तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? बोलिए। अभी पीछे पढ़ाए हैं। बोलिए तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास जो है नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। कब पूछा गया ये क्वेश्चन? इंपोर्टेंट है। कब पूछा गया है? तो 2018 में पूछा गया है। ये वाला याद रखिएगा, कैसे कि थोड़ा 2018 में थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? छप्पर शीर्षक के रचयिता है। बोलिए तो छप्पर शीर्षक के रचयिता कौन है? बोलिए छप्पर शीर्षक के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा नाभादास है। छप्पर शीर्षक के रचयिता कौन है? नाभादास है। कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जी? नाभादास का स्थानीय निवास कहाँ था? बोलिए, नाभादास का स्थानीय निवास कहाँ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। पीछे पढ़ाए अभी। नाभादास के स्थानीय निवास कहाँ था? वृंदावन था। चलिए आगे देखिए। अब नाभादास का जन्म कब हुआ था? बोलिए तो नाभादास का जन्म कब हुआ था? बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा 1570 ईस्वी में। नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में जन्म हुआ था। आगे देखिए। अब नाभादास जी किस समाज के विद्वान थे? बोलिए, नाभादास जी किस समाज के विद्वान है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग। जो नाभादास जी हैं दलित वर्ग के विद्वान हैं। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जी? नाभादास जी कैसे कवि हैं? नाभादास जी कैसे कवि हैं? बोलिए, नाभादास जी कैसे कवि हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सगुणोपासक। नाभादास जी कैसे कवि हैं? सगुणोपासक कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाभादास की कृतियों का नाम बताए। बोलिए, नाभादास की कृति का क्या नाम है? बोलिए तो नाभादास की कृति का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अष्टयाम भी है, भक्तमाल भी है, प्राणी प्रतम भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नाभादास जी किस धारा के संत थे? बोलिए तो नाभादास जी किस धारा के संत थे? बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव दर्शन। वैष्णव दर्शन के संत थे। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो आपका राइट आंसर हो गया वैष्णव दर्शन के संत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? बोलिए, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 200 भक्तों का चरित्र। यानी कि जो भक्तमाल है उसमें कितने कितने चरित्र वर्णित है? बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा 200। चलिए आगे देखिए। अब आपके अष्टक्रम में कौन, देखिए आपके अष्टक्रम में किन पर लिखे गए छपे संकलित है? बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीर सूर्य। चलिए आगे देखिए। हम अगला क्वेश्चन क्या है? नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? बोलिए, नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? बोलिए तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समास शैली। किस शैली का? समास शैली। चलिए
आपका ये भी देखिए छप्पय पाठ भी खत्म हो गया। छप्पय पाठ में कौन क्वेश्चन था यहाँ पर आपका, देखिए छप्पय पाठ में कौन क्वेश्चन था, छप्पय पाठ में कौन क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका 16 क्वेश्चन था। 16 में आप कितना स्कोर किए हैं बोलिए तो, 16 में आप कितना स्कोर किए हैं कमेंट कीजिए तो। जो व्यक्ति मान लीजिए अगर 16 में 15 अगर मान लीजिए स्कोर कर दे रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर चॉकलेट दिया जाएगा, टॉफी दिया जाएगा, हमारे तरफ से यहाँ पर टॉफी दिया जाएगा और आपको यहाँ पर 500 रुपये का इनाम भी है। अगर आप कमेंट करते हैं कि यहाँ पर आप जितना, देखिए 16 में से अगर 15 को आप मार देते हैं लेकिन ईमानदारी से मारना है यहाँ पर, तब मिलेगा 500 रुपया। अगर ऐसा ही लिखेंगे तो नहीं होगा जी, 500 रुपये का इनाम ऐसे ही थोड़े है यहाँ पर। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, देखिए अगला पाठ क्या है जी, अगला पाठ आपका है, देखिए क्या हो रहा है जी। चलिए अगला पाठ क्या है, कवित है, कवित। अगला पाठ क्या है जी, कवित है, कवित। कवित के कवि कौन है बोलिए तो, कवित के कवि कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा भूषण। इसको हम कैसे याद करेंगे, आजकल कब कविता केहू के सुनावत देखे हैं, आजकल की केहू से अगर कविता पूछेंगे ना तो कहेगा कि कविता गया भूसा में। इसी तरह से कहता है कि कविता गया भूसा में, इसी से याद करिएगा। इनके कविता के लेखक कौन है, भूषण। आजकल कविता कौन नहीं सुनाता है, सब बकलोल है, सब खाली गाना वाना कह दिएगा ना, भोजपुरिया गाना तो ससुरा बहुत सुनाता है, सब भोजपुरिया गाना। लेकिन और कविता कहिएगा सुनाने को जैसे लगेगा कि उसका कोई मुड़ी काट रहा है। चलिए आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता हैं बोलिए तो, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे बोलिए, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा भूषण। भूषण के पिता कौन है, रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि किस काल के कवि थे बोलिए तो, चिंतामणि किस काल के कवि थे बोलिए, कब पूछा गया है आपका, यहाँ पर 2024 में पूछा गया है, यानी कि पिछले साल ही पूछा गया है। चलिए आंसर बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा रीतिकाल। जो चिंतामणि है किस काल कवि है, रीतिकाल के कवि है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी, भूषण की कविता, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है बोलिए। देखिए यहाँ पर 3 साल पूछा गया है, कब कब है, 2023 में, 2022 में, 2021 में। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है बोलिए, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा वीर रस। वीर रस, क्योंकि जो है भूषण जी है ना, ये एकदम एकदम वीर। देखिए वीर शिवाजी की यहाँ पर लिखे हैं, किसका कविता लिखा है, वीर शिवाजी का नहीं लिखा है, तो एकदम वीर वीर व्यक्ति के ही कविता लिखते थे, इसीलिए वीर रस में आते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है बोलिए। भूषण की कविता यानी कि कविता गया भूषा में, तो भूषण की कविता निम्न में से कौन है बोलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवित। भूषण की कविता निम्न में से कौन है, कवित है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान किया गया है बोलिए, छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है। या देखिए अथवा शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं बोलिए, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 52 गो। शिवा बावनी में कौन मुक्तक हैं, तो 52 गो मुक्तक हैं, बहुत ही आसान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या है अगला क्वेश्चन। तो तेजतम, देखिए तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर
तेजतम अंश पर कन्हा, तेजतम अंश पर कन्हा, जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवाजी हैं। यानी कि यह पंक्ति किस कविता द्वारा है? बोलिए तो यह पंक्ति किस कविता द्वारा है? फिर से सुनिए, देखिए फिर से वाक्य सुनिए, देखिए फिर से यहाँ पर वाक्य सुनिए। तेजतम अंश पर कन्हा जिम कंस कर, कन्हा जिम कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवाजी हैं। चलिए यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। बोलिए कौन, यह पंक्ति कौन कविता की है? बोलिए तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कवि। तो कौन कविता पढ़ना है? कविता ना पढ़ना है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी, शिवाजी के पुत्र का नाम था। बोलिए शिवाजी के पुत्र का नाम था, बोलिए शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो आपका राइट आंसर होगा साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बोलिए भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ना मजा आ जाएगा क्वेश्चन हमारे पढ़ के ना। भूषण किस काल के कवि हैं? बोलिए भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा भक्ति काल। भूषण जो है किस काल कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। कब पूछा गया क्वेश्चन हमारा? देख रहे हैं यहाँ पर 3 साल ले यही क्वेश्चन हमारा गढ़ा जा रहा है। 2019 में ये पूछा गया था, 2016 में ही है, 2015 में ही है, यानी कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? भूषण की लिखी कविता कौन सी है? बोलिए तो भूषण की लिखी कविता कौन सी है? तो कौन सी है जी भूषण की लिखी कविता? कौन पढ़ रहे हैं यहाँ पर? भूषण की लिखी कविता कौन सी है? भूषण की लिखी कविता कौन सी है? तब का राइट आंसर हो जाएगा कविता। कविता नहीं पढ़ रहे हैं जी। चलिए आगे देखिए, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। बोलिए छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण जी हैं। भूषण का जन्म कब हुआ था? बोलिए तो भूषण का जन्म कब हुआ था? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म हुआ था। देखिए चिंतामणि, चिंता मत करिएगा। हेलो सुन रहे हैं आप लोग? चिंतामणि जी चिंता में मत पड़िएगा, सब क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। 2025 में आप भौकाल मचा देंगे। रफ्तार पर 6, रफ्तार पर देखिएगा, यहाँ पर 2x पर आपको देखना है। देखिए चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के क्या लगते थे? बोलिए चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के क्या लगते थे? बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा भाई लगते थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण जो थे वो भाई लगते थे भूषण के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? बोलिए शिवराज भूषण में कितना अलंकार के निरूपण हुआ है? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 105 गो अलंकार के निरूपण हुआ है। बहुत ही आसान है। चलिए देखिए अब भूषण का निधन कब हुआ था? बोलिए तो भूषण का निधन कब हुआ था? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1715 ईस्वी में। भूषण का निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण का जन्म स्थान हुआ था। बोलिए भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए तो भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा तिकवापुर उत्तर प्रदेश। तिकवापुर उत्तर प्रदेश। हम क्या कहें अबे, ज्यादातर जो लेखक है ना यहाँ पर, ज्यादातर जो कवि हैं उत्तरी प्रदेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ज्यादातर जो 12th में आपका है लेखक, उनका जन्म स्थान ज्यादातर उत्तरी प्रदेश में है। एगो दूगो जौन अपवाद लोग हैं उनका उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी?
भूषण की कृति नहीं है, बोलिए भूषण की कृति कौन सी नहीं है, भूषण की कृति कौन सी नहीं है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षोल्लास। हर्षोल्लास भूषण की कृति नहीं है। कौन नहीं है? हर्षोल्लास, हर्षोल्लास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी, भूषण के प्रिय नायक हैं, बोलिए भूषण के प्रिय नायक कौन है, बोलिए तो भूषण के प्रिय नायक कौन है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल। क्योंकि जो भूषण है ना छत्रपति शिवाजी का, आज हम बखान करते हैं कि उनका वीरता का बखान करते हैं कि किस तरह से लड़े थे और कैसे लड़े थे, एकदम कितना महान व्यक्ति थे। इसी तरह से वो देखिए भूषण जी हैं, वो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल का वीरता का बखान करते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भूषण की कृतियाँ कौन कौन है, बोलिए भूषण की कृतियाँ कौन कौन है, बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। भूषण जी हैं वो शिवराज भूषण, देखिए भूषण शिवराज भूषण भी लिखे हैं, छत्रसाल दर्शक भी वही लिखे हैं, भूषण लिखे हैं, शिवा बावनी भी भूषण जी लिखे हैं। चलिए अब देखिए तो कितना क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 19 में आप कितना स्कोर किए हैं, कमेंट कीजिए तो जरा। 19 में आप कितना स्कोर किए हैं, जरा हमरो तो पता लगे कि इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना सही मार रहे हैं आप क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, अगला चैप्टर देखिए। अब अगला जो तुमुल कोलाहल कलम है, क्या है अगला चैप्टर आपका? तुमुल कोलाहल कलम है। तुमुल कोलाहल कलम का देखिए, तुमुल कोलाहल कलम का यहाँ पर राइटर यानी कि कवि कौन है, बोलिए जय शंकर प्रसाद जी हैं। कौन है कवि? जय शंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जय शंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, बोलिए जय शंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, बोलिए तो आपका राइट आंसर होगा छायावाद, छायावाद। अब एक और क्वेश्चन है इसी में कि जय शंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं, ये भी छायावाद हो जाएगा, दोनों छायावाद के हैं। देखिए कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है ना। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर 2018 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन हमारा। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कामयानी, कामयानी महाकाव्य में कामयानी कौन है, बोलिए तो कामयानी महाकाव्य में कामयानी कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा श्रद्धा, श्रद्धा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जय शंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है। जय शंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है, बोले तो आपका राइट आंसर होगा तुमुल कोलाहल कलम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कामयानी, कामयानी। इसमें क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है, कामयानी है। ये तुरंत पढ़े हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम है, बोले तो जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि झरना भी है, आंसू भी है, लहर भी है, तीनों है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की वाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। कौन माने जाते थे, मोहन राकेश माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति है, बोलिए जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति है। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा है ना गद खंड का, गद खंड में के यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है, लगता है मोहन राकेश वाला। देखिए ये गद खंड का नहीं है, काव्य खंड का है, क्योंकि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का ना है जी। तो कौन लिखे हैं, मोहन राकेश यहाँ पर प्रतिभा माने जाते थे। कौन माने जाते थे, मोहन राकेश। चलिए ये देखिए जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति है, बोलिए जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति कौन है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा
ध्रुव स्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुमुल कोलाह कलम में शीर्षक कविता के कवि है, बोलिए। तुमुल कोलाह कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है, बोलिए। आपका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, बोलिए तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1879 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, बोलिए तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है, बोलिए। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, कंकाल भी है, तितली भी है, यहाँ पर इरावती भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि तुमुल कोलाह कलम में शीर्षक कविता के किस पुस्तक से लिखी गई है, बोलिए। तुमुल कोलाह कलम में जो है शीर्षक कविता किस पुस्तक में लिखी गई है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कामयानी। कामयानी में ये लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की सफल नाट्यकृति, प्रसाद की सफल नाट्यकृति है, बोलिए। प्रसाद की सफल नाट्यकृति कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में प्रसाद जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि है, बोलिए। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा छायावाद है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की अतुलकांत रचनाएं कौन कौन है, बोलिए। जयशंकर प्रसाद की अतुलकांत रचनाएं कौन कौन है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि महाराज का महत्व भी है, प्रेम पथिक भी है, करुणालय भी है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्राजादोषी की नहीं है, कौन सी प्रायदर्शी की नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बोलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी का महत्व। शिवाजी का महत्व प्रसाद जी का नहीं है। शिवाजी का महत्व प्रसाद जी का नहीं, शिवाजी का महत्व प्रसाद जी का नहीं है। देखिए क्योंकि देखिए जो शिवाजी का महत्व है वो प्रसाद जी का थोड़ा ना है, प्रसाद जी का नहीं है। चलिए आगे देखिए, हम जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य है, बोलिए। जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य कौन सा है, बोलिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कामयानी। अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, बोलिए। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुआ था। देखिए तो कितना क्वेश्चन हुआ जी, देखिए तो 18, यानी कि देखिए 18 में आपका देखिए 18 में आप कितना नंबर स्कोर किए हैं, बोलिए तो 18 में आप कितना नंबर स्कोर किए हैं, बोलिए। कमेंट कीजिए तो 18 में आप कितना नंबर स्कोर किए हैं, कमेंट कीजिए। अब छठा चैप्टर में तुमुल कोलाह कलम में कितना नंबर स्कोर किए हैं 18 में से। चलिए अगर आप 17 अगर स्कोर किए होंगे तब आपको जरूर टॉफी मिलेगा। अगर 18 किए होंगे, 18 में 18 आया होगा ना, तो आपको 500 रुपये का इनाम रहेगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बताना है, नौटंकी नहीं करना है। अगला देखिए, पुत्र वियोग ये कवि कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के कवि कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, देखिए कब पूछा गया है, 2023 में 2019 में पूछा गया है।
कौन सी है सुभद्रा को चौहान की लिखी कविता, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा पुत्र वियोग। कौन है? पुत्र वियोग। सुभद्रा को चौहान ने कौन सा कविता लिखा है? पुत्र वियोग लिखी है। आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। चलिए आगे देखिए जी, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है, बोलिए। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग कविता से है। चलिए आगे देखिए, आगे आगे क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। चलिए आगे देखिए, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद देखिए शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद गई थी, बोलिए। तो कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूदी थी? आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान 9वीं क्लास तक पढ़ी थी और असहयोग आंदोलन में यहाँ पर उतर गई थी। और देखिए यहाँ पर पटना में जो आंदोलन हो रहा था, यहाँ पर देखिए जब अल्लू अर्जुन जब आए थे तो देखिए, तो वहाँ पर देखिए भीड़ के चलते एक देखिए बच्ची की मौत हो गई थी। देखिए यहाँ पर देखिए जो पटना में हुआ है, यहाँ पर बीपीएससी के लिए एक लड़का मर गया है। जब आखिर अल्लू अर्जुन को जेल में डाला जा सकता है, तो आखिर बीपीएससी वालों को काहे नहीं जेल में डाला गया है, बोलिए। तो आखिर उनको भी जेल में न डालना चाहिए। जब अल्लू अर्जुन को भाई जेल में डाले, उसमें अल्लू अर्जुन की कोई दोषी नहीं थी। वो अल्लू अर्जुन तो अपना आए थे और भीड़ के चलते वो लड़का मान लीजिए जता कर उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही दर्दनाक हादसा था, देखिए। लेकिन देखिए यहाँ पर बीपीएससी वाला के चलते यहाँ पर देखिए एक देखिए लड़का का मौत हो चुका है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब उस हादसा में अल्लू अर्जुन जिम्मेदार है, तो इस अवस्था में तो इस देखिए जो निधन हुआ है, तो इसमें तो बीपीएससी वाले दोषी हैं, तो उनको भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन वो सब गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यही सब थोड़ा सा नाइंसाफी किया जा रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? पुत्र वियोग किनकी रचना है, बोलिए। तो पुत्र वियोग किनकी रचना है, बोलिए। तो पुत्र वियोग किनकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बोलिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। चलिए देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, बोलिए। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मुकुल। मुकुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां का नाम है, बोलिए। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां का क्या नाम है, बोलिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो देखिए सुकुल भी लिखी हैं, त्रिधारा भी लिखी हैं, और बिखरे मोती सभा के खेल भी लिखी हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी, बोलिए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावधारा के। किस भावधारा के? राष्ट्रीय भावधारा के कवित्री थी। चलिए आगे देखिए आप, बिखरे मोती क्या है, बोलिए। बिखरे मोती क्या है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है बिखरे मोती। आगे क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान कब से काव्य रचना शुरू की, बोलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान कब से काव्य रचना शुरू की, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा छात्र जीवन से ही उन्होंने काव्य रचना चालू कर दिया था। क्योंकि केवल 9 क्लास तक ही पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने काव्य रचना अपना चालू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने काव्य रचना चालू कर दिया था। देखिए यहाँ पर
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसने लिखा है आज आज दिशाएं भी हंसती हैं, किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। किसने लिखा है बोलिए तो, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। चलिए अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पर आपका पुत्र वियोग, देखिए जो पुत्र वियोग आपका जो चैप्टर है पुत्र वियोग, देखिए जो आपका चैप्टर है पुत्र वियोग, जो आपका चैप्टर है पुत्र वियोग ये समाप्त हो चुका है। पुत्र वियोग में आपका एक कितना क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन जाती, 15 क्वेश्चन था। 15 में आप कितना स्कोर किए हैं बोलिए तो, कमेंट कीजिए। 15 में आप कितना स्कोर किए हैं बोलिए तो। चलिए अब अगला पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, अगला पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है, उषा। उषा अगला पार्ट क्या है, उषा। उषा के कवि कौन है, शमशेर सिंह बहादुर है, शमशेर बहादुर सिंह है। उषा के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। उषा के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। उषा के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है देखिए, राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है बोलिए। राख से लिपा हुआ चौका यह पंक्ति किस कविता की है बोलिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा। उषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रकृति, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है बोलिए ना। प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है, देखिए कब पूछा गया है, 2023 में 2021 में पूछा गया है, यानी कि 2 साल ये क्वेश्चन में क्लियर करा गया है एकदम। बोलिए तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है बोलिए, कौन सी है कविता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा। उषा है, यानी कि उषा वो उषा किसको कहा गया है, जो जो देखिए जो सुबेरे सूर्य भगवान उगते हैं ना उस समय थोड़ा लालिमा दिखा रहता है, इसी के कारण देखिए उसमें उषा दिया गया है। यानी कि प्रकृति का नया देन है ये, कि वो जो सुबेरे सूर्य भगवान जो उगते हैं, उगते समय भी और डूबते समय भी लालिमा रहता है, प्रकृति का देन है, इसीलिए यहाँ पर प्रकृति देखिए यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा उषा है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि कवियों कवि निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं बोली तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नील जल में या किसी की गैर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो, यह पाठ किस शीर्षक कविता की है बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा उषा हो जाएगा। कि यहाँ पर कौन सा पाठ अभी पढ़ रहे हैं, उषा पाठ पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की बोलिए। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो आपका देखिए यहाँ पर 2022 में पूछा गया है, कब की थी बोलिए। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुकून को तलाश किसकी रचना है बोलिए। सुकून को तलाश किनकी रचना है बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उषा शीर्षक कविता की कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था बोलिए। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा धर्म देवी। धर्म देवी उनका पत्नी का नाम था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था बोलिए। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है बोलिए, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काल तुझसे हौड़ है, काल तुझसे हौड़ है मेरी, यही शमशेर बहादुर सिंह की है कविता। देखिए कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है बोलिए,
कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है बोली तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है आपका सुकून की तलाश क्या है बोलिए। सुकून की तलाश क्या है बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंजलों का संग्रह। गंजलों का संग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा गंजलों का संग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए प्रभातकालीन आकाश कैसा है बोलिए। प्रभातकालीन आकाश कैसा है बोलिए तो नीले पंख जैसा है। कैसा है नीले पंख जैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए किसका जादू टूटता है बोलिए तो किसका जादू टूटता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा। उषा का जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है उषा का जादू टूटता है। देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम बताएं बोलिए। कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का क्या नाम है बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा प्रभुदेई तारीफ सिंह। प्रभुदेई तारीफ सिंह उनकी माता पिता का नाम था। यानी कि देखिए माता का नाम क्या नाम था प्रभुदेई और इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। किसने लिखा है तो आप राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। कौन लिखा है शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। चलिए आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अब बताइए तो आपका 16 में से आपका कितना नंबर आप स्कोर किए हैं कितना मार्क्स आया है बोलिए कमेंट कीजिए तो आप 16 में से आप कितना। चलिए देखिए अगला 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 आपका चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर आपका क्या है जी जन जन का चेहरा एक। ठीक है कहा गया है जन जन का चेहरा एक। हमरो चेहरे एक है और आपका चेहरा भी एक है। हमरो एगो नाक है आपका भी एगो नाक है। हमरो दुगो आँख है आपका भी दुगो आँख है। ठीक है कहा गया है कि जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है यानी कि कवि कौन है बोलिए तो देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन के चेहरा एक के कवि कौन है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध लेखक है। देखिए क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए कामायानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है बोलिए। कामयानी एक पुनर्विचार है। देखिए यहाँ पर देखिए कामयानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है बोलिए तो आपका इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है बोलिए तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है तो आपका राइट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है गजानन माधव मुक्तिबोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दानव का दुरात्मा एक मानव की आत्मा। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है बोलिए तो यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक हम भी एक तुम भी एक सारा दुनिया एक एक। आइए अब पढ़ते हैं किन्हें प्राय लंबी कविताएं ही लिखी हैं। किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं केवल लंबी कविताएं लिखे हैं। लंबा लंबा कविताएं लिखते थे। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए बोलिए। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। क्या हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक। यह पंक्ति शीर्षक कविता से है। यानी कि ये क्या लिखा है तो जन जन यानी कौन कविता से लिया गया है तो जन जन का चेहरा एक से ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जन जन का चेहरा एक हम भी एक तुम भी एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
मुक्तिबोध यानी कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है बोलिए तो? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है बोलिए? तो आपका राइट आंसर होगा शिवपुर। शिवपुर में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार हैं बोलिए? जनजन का चेहरा के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध का जन्म स्थान है बोलिए तो? मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। जो मुक्तिबोध है इनका जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ है। काठ का सपना किनके द्वारा लिखी गई है बोलिए? काठ का सपना किनके द्वारा लिखी गई है बोलिए? आपका राइट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध की है। चलिए आगे देखिए, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया है बोलिए? मुक्तिबोध ने किनका संपादन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नया खून। नया खून आपका राइट आंसर हो जाएगा, नया खून का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था बोलिए तो? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 11 नवंबर 1970 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। कौन सी मुक्तिबोध की रचना है बोलिए तो? कौन सी मुक्तिबोध की रचना है बोलिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मुक्तिबोध की रचना नहीं है बोलिए तो? कौन सी मुक्तिबोध की रचना नहीं है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बिहारी पुनर्मूल्यांकन आपका राइट आंसर होगा। बिहारी पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं बोलिए तो? मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर होगा तार सप्तक है। गजानन माधव मुक्तिबोध किस सप्तक कवि है? तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध की कविता संग्रह है। मुक्तिबोध का कविता संग्रह क्या है बोलिए तो? आपका राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक। तार सप्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध का कथा साहित्य है। मुक्तिबोध का कथा साहित्य क्या है बोलिए तो? मुक्तिबोध का कथा साहित्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि काठ का सपना भी है, विपात्र भी है, ये सलाह से उठाना आदमी भी है, यानी तीनों यही लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है बोलिए? इनमें से कौन सी मुक्तिबोध की रचना है बोलिए? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। यही ना हम पढ़ रहे हैं, जन जन का चेहरा एक। लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। भगवान देखिए, भागवत इतिहास भागवत इतिहास और संस्कृति भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है बोलिए? भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा इतिहास है। इतिहास से संबंधित है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध की माता पिता का नाम था बोलिए? मुक्तिबोध के माता पिता के क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर होगा पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध है। पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्तिबोध के माता पिता का नाम था पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। चलिए आपका ये 9वां चैप्टर भी समाप्त हो गया। 9वां चैप्टर भी आपका ये समाप्त हो गया। तो अब बोलिए आप 20 में से आप कितना नंबर स्कोर किए हैं बोलिए तो? 20 में से आप कितना नंबर स्कोर किए हैं कृपया कमेंट कीजिए। चलिए अब हम 10वां चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अधिनायक है। अधिनायक अधिनायक के कवि कौन है बोलिए तो? अधिनायक के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक के रघुवीर सहाय। यानी देखिए, नायक के बनता है, नायक माने क्या होता है? हीरो। नायक माने क्या होता है? हीरो। हीरो आखिर के बनता है? वीर आदमी। तो वीर आदमी बनता है, यानी कि वीर आदमी बनते हैं। नायक के बनेगा, वीर आदमी बनेगा। तो इसलिए निकाले कवि कौन हो गए? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय इनके कवि हो गए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की बोलिए? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय ने की। किसने की? रघुवीर सहाय ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है बोलिए? रघुवीर सहाय की कविता निम्न में कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा अधिनायक। अधिनायक नहीं पढ़ रहे हैं आप हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरचरना किस कविता का पात्र है बोलिए? हरचरना किस कविता का पात्र है? तो आपका राइट आंसर होगा अधिनायक। अधिनायक का पात्र है हरचरना। देखिए आपका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिनायक। हरिचरना कौन है? देखिए जो हरिचरना है ना, जो नेता लोग का, देखिए यहाँ पर नेता लोग का केवल बड़ाई करता है, झूठिया के बड़ाई करता है। नेता लोग काम नहीं करते हैं तो वो झूठिया के बड़ाई करता है।
देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह पुस्तक से ली गई है, बोलिए तो। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह पुस्तक से ली गई है, बोलिए। तो आपका इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से। लिखने का कारण, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, बोलिए। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का इसमें लेखक हैं, रघुवीर सहाय लेखक की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था, बोलिए। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरदेव सहाय। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग भूल गए हैं जी, लोग भूल गए हैं किन की रचना, बोलिए। लोग भूल गए हैं किन की रचना है, तो आपका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की रचना है, लोग भूल गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय किस कवि की रचना है, बोलिए। अधिनायक, अधिनायक किस कवि की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर, रघुवीर सहाय की रचना है अधिनायक। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, बोलिए। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, बोलिए। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा लखनऊ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, लखनऊ हो जाएगा। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय ने किस, देखिए रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया, बोलिए। रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया, बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। रघुवीर सहाय ने अंग्रेजी में एमए किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय किस, देखिए रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, बोलिए। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, तो आपका राइट आंसर होगा आधुनिक काल। रघुवीर सहाय जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, बोलिए। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, बोले तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। देखिए कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, बोले तो कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में आपका राइट आंसर होगा। कब हुआ था इनका निधन, 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, बोलिए। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, बोलिए। तो आपका राइट हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी है, कैसी कविता है, बोलिए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यंग प्रधान, व्यंग प्रधान कविता है। कैसी कविता है, व्यंग प्रधान कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, बोलिए। किस कविता पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बोलिए। तो आपका राइट आंसर होगा लोग भूल गए हैं पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किन किन पत्रों में, किन किन पत्रों में, किन किन पत्रों में मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की, बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी में, नवजीवन में भी, समाचार विभाग में भी, आकाशवाणी में भी और नवभारत टाइम्स में भी। चलिए आपका ये 10वां चैप्टर खत्म हो चुका है। आपका 10वां चैप्टर अधिनायक खत्म हो गया है। इसमें कितना क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर किए हैं बताइए। 18 क्वेश्चन में आप कितना नंबर स्कोर किए हैं, यानी कि कितना नंबर आपके पास चाहिए है, कमेंट किए जरा। अब देखिए यहाँ पर 11वां, देखिए 11वां चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्यारे नन्हे बेटों को, 11वां चैप्टर क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। इनके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। देखिए 10th क्लास में पढ़े होंगे मछली पाठ, मछली पाठ के लेखक कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पर भी प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई, बोलिए। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का
नायक कहाँ का रहने वाला था? बोलिए। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाला था। भिलाई छत्तीसगढ़ के। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? बोलिए विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर छत्तीसगढ़। जयपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बोलिए प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म का प्रतीक है। जो लोहा है कर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्यारे नन्हे बेटों को किसकी रचना है? बोलिए प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मेहनत। देखिए मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? बोलिए मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? बोलिए तो किस रूप में देखा है कवि ने? बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा के रूप में देखा है। क्योंकि जो मेहनती लोग होते हैं ना लोहा जैसा होते हैं। चलिए होना भी चाहिए, मेहनती लोगों को लोहा जैसा होना भी चाहिए। मतलब फिर कैसे मेहनत करेंगे बताइए तो? नॉर्मल रहेंगे तो फिर कैसे मेहनत करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा तो हार्ड रहना ही चाहिए उन लोगों को। देखिए पत्नी बिटिया को क्या करती है? बोलिए पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो गया समझाती है। जो पत्नी है बिटिया को समझाती है कि देखिए लोहा के बारे में समझाती है कि लोहा यहाँ पर है, यहाँ पर लोहा है, चौखट में है, यहाँ पर वहाँ पर है, इस तरह से वो समझाती हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, देखिए क्या हो रहा है जी, आंधी भूकंप आ रहा है क्या? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बोलिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? भाई विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बोले तो आपका राइट आंसर हो गया 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? बोलिए कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। गलती दिया है का जी? क्वेश्चन है क्वेश्चन वाइज में। देखिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? यहाँ पर पेड़ पर कमरा भी है, नौकर की कमीज भी है, और खेलेगा तो देखेंगे ये भी है। ये नहीं है, देखिए क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, क्या होगा? कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है होना चाहिए। इसमें ई वाला राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी नहीं है। क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिता बिटिया को क्या करता है? बोलिए पिता बिटिया को क्या करता है? बोलिए पिता बिटिया को क्या करता है? बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिखलाता है। जो पिता है बिटिया को सिखलाता है, जो माता है बिटिया को समझाती है लोहा के बारे में। देखिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को किस ईस्वी में मिला था? बोलिए रघुवीर सहाय को स्मृति पुरस्कार, देखिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था? बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? बोलिए कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? बोलिए कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? बोलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर हो गया असाध्य बीणा। क्योंकि देखिए नौकर की कमी तो हैबे किया है, अभी तुरंत पता है नौकर की कमी जब हैबे किया है, वह आदमी नया कोट पहन कर चला आया विचार की तरह। ये भी है सच कुछ होना बचा रहेगा, ये भी है। यहाँ पर कौन नहीं होगा? तो यही होगा असाध्य बीणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? बोलिए कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? बोलिए तो
तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार भी मिला था, कभी मिला था 1992 ईस्वी में। और दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिला था 1997 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1999 ईस्वी में। पीछे बताएं अभी। चलिए अगला अगला देखिए, अगला क्या है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कविता संग्रह का नाम बताएं। देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम क्या है बोलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। जो देखिए कविता संग्रह इसमें कौन कौन लिखे हैं, लगभग जो हिंदी लिखे हैं, कवि लिखे हैं 1971 ईस्वी में। वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला आया विचार है, ये भी लिखा है 1981 ईस्वी में। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 ईस्वी में लिखे हैं। अतिरिक्त नहीं यहाँ पर 2001 ईस्वी में ये लिखे हैं, इसीलिए इनका देखिए इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला अगला देखिए, अगला चैप्टर क्या है, हार जीत। हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। हार जीत के लेखक कौन है जी, चलिए देखिए हार जीत के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी है। हार जीत के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी है। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए समय के पास समय शीर्षक रचना है। समय के पास शीर्षक किसकी रचना है बोलिए तो, समय के पास शीर्षक किसकी रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। समय के पास शीर्षक किसकी रचना है, समय के पास समय किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हार जीत के रचनाकार है। हार जीत के रचनाकार कौन है बोलिए, हार जीत के रचनाकार कौन है अभी बताए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। हार जीत के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं बोलिए। जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन से रहे हैं बोलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हार जीत किस प्रकार की रचना है बोलिए। हार जीत किस प्रकार की रचना है, हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गद्य कविता। हार जीत किस प्रकार की रचना है, गद्य कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था बोलिए। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था बोलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीत गा रहा था। क्या कर रहा था जी, गीत गा रहा था। देखिए गीत गा रहा था ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था, मशक वाला पूछ रहा है। मशक वाला गीत थोड़ा गा रहा था, उस देखिए सड़क को सींच रहा था। मशक वाला क्या रहा था, सड़क को सींच रहा था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इबारत। देखिए इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है बोलिए तो, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है बोलिए, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है। किनकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक वाजपेयी जी अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था बोलिए। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था बोलिए, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दिल्ली में रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है बोलिए। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है बोलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश में। सागर मध्य प्रदेश में उनका मूल निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी विजय हुई सेना की या नागरिकों की, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है बोलिए, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया बोलिए, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा हार जीत पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ से लिया गया है, हार जीत पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बोलिए, तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बोलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई बोलिए, तो आपका राइट आंसर होगा कहीं नहीं कहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कहीं नहीं कहीं से आपका लिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि है बोलिए। अशोक वाजपेयी किस प्रकार के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर होगा आधुनिक काल। अशोक वाजपेयी जी है वो आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? बोलिए, अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो गया परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? परमानंद वाजपेयी जी हैं। कौन है? परमानंद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष, तत्पुरुष किसकी रचना है? बोलिए, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? बोलिए, तो आपका राइट आंसर होगा अशोक वाजपेयी की रचना। तत्पुरुष किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? बोलिए, अशोक वाजपेयी जी की माँ का क्या नाम था? बोलिए, तो आपका राइट आंसर होगा निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी की माता का नाम था निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी जी की माता का नाम था निर्मला देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? बोलिए, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कभी कबीर। देखिए कभी कभार, कभी कभार से यहाँ पर लिया गया है, कभी कभार से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा साहित्य पत्र संपादन किया था? बोलिए, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा साहित्य पत्र संपादन किया था? बोलिए, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त छवि, उपयुक्त छवि। क्योंकि देखिए यहाँ पर समवेत पहचान भी है उनका, समास भी है यहाँ पर, पूर्वाग्रह देखिए पूर्वाग्रह यहाँ पर बहुवचन भी है, कविता का एशिया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किस कवि ने लिखा है? किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाला की सूखी? देखिए किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? बोलिए, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है कि खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित होती है। चलिए अगला देखिए, अगला चैप्टर देखिए। पहले आप बता दीजिए कि आपका 18 में से आपका कितना मार्क्स आया है? बोलिए, 18 में से आपका कितना मार्क्स आया है? बोलिए, तो 18 में से आपका कितना मार्क्स आया है? बोलिए। अब देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर क्या है? सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है? गांव का घर। गांव का घर है। देखिए सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है? गांव का घर है। गांव का घर के लेखक है ज्ञानेंद्र पति है। गांव का घर के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। थोड़ा सा और रुक जाइए, यहाँ पर 10 मिनट में यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अब कल ढेर क्वेश्चन नहीं रह गया है, यहाँ पर 15 ठो और क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर ख़त्म कर देंगे 15 ठो क्वेश्चन यहाँ तक। अब देखिए एंड तक आपके लिए यहाँ पर रहने के लिए आप सभी को शुक्रिया। देखिए थोड़ा सा 15 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर 15 मिनट के बाद आपका देखिए हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर आपको केक खिलाएंगे, यहाँ पर सेलिब्रेशन करेंगे। चलिए और पहले देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए 10-15 क्वेश्चन है, देख लीजिए। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा और न्यू साल के लिए एकदम आप सज्जे हो जाइए। और देखिए 2025 में आपका परीक्षा रहा है जी, फरवरी में परीक्षा है कि नहीं? 1 फरवरी से आपका परीक्षा है, इसीलिए आप सज्जे हो जाइए। और देखिए अब इतना देखिए 500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवा चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर देखिए 500 से आपको बेसिक यहाँ पर 500 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन करवा दिए हैं। यहाँ पर छूटे वाला है 50 गो क्वेश्चन में आता है, अब 500 प्लस हम क्वेश्चन करवा दिए हैं। छूटेगा जी? नहीं छूटेगा। 100 को क्वेश्चन दिया रहता है, कम से कम 50 को तो कैसे मार दीजिएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखिए, हम कवि ने कहा, देखिए क्या है? कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? बोलिए, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? बोलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञानेंद्र पति। देखिए गांव का घर है, गांव का घर। देखिए गांव का घर के मैंने देखिए गांव का घर के लेखक कौन है? गांव का घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति है, ज्ञानेंद्र पति। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए जब कोई गाँव में रहता है ना तो ज़्यादा ज्ञान बांटता है, जब कोई गांव में रहता है तो ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए इसका लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। चलिए क्वेश्चन देखिए कवि ने कहा शीर्षक की रचना कौन सी है? ज्ञानेंद्र पति है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? बोलिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? बोलिए, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा गोड्डा झारखंड में। गोड्डा झारखंड में यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गोड्डा झारखंड में। पंचायती राज्य में जैसा, देखिए पंचायती राज्य में जैसे सो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? बोलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांव का घर। गांव का घर।
क्योंकि देखिए यहाँ पर गांव में आजकल देखिए पहले तो पंचायती होता भी था, लेकिन आजकल कहाँ हो रहा है पंचायती। आपको देखिए गांव में पंचायती आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। हमारे गांव में भी पंचायती अब नहीं होता है, पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। ये अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कस। देखिए सर्कस का प्रकाश बुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, बोलिए कितनी दूर से आने वाला है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 कोस दूर से। कितना दूर से? 10 कोस दूर से। पहले जो होता था सर्कस बहुत देखने में बड़ी मजा आ जाता है, लेकिन अब अबे नहीं करता है, अब सर्कस नहीं आता है, वो जमाना चल गया जी। बहुत अफसोस है मुझे और आप सभी को बहुत अफसोस है कि वो सब जमाना चल गया, ना तो बहुत मज़ा आता था। लोग सांप लेकर आते थे दिखाने के लिए, भालू लेकर आते थे, बंदर लेकर आते थे, बहुत मज़ा आ रहा था, यहाँ पर सर्कस हो रहा था। तो लेकिन अब गांव में वहाँ पर सर्कस नहीं लग रहा है। चलिए देखिए, अब गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं, बोलिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा पंच परमेश्वर। क्योंकि देखिए गांव में पंच परमेश्वर अब थोड़े लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। तो क्यों अब मान लीजिए झगड़ा वगड़ा हो रहा है तो सीधे कोर्ट में आदमी चल रहा है, लेकिन कोर्ट में आदमी चल जा रहा है। लेकिन पहले वैसा नहीं होता था, पहले पंच परमेश्वर से देखिए यानी कि पंचायती होता था, गांव में पंचायती कर मामला को सुलझा दिया जाता है। लेकिन अब वैसा थोड़ी होता है, नहीं होता है अब वैसा, सीधे अब आदमी कोर्ट में जाता है। चलिए ज्ञानेंद्रपति किस प्रकार, देखिए ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा करा अधीक्षक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, बोलिए। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें संस्यात्मा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है, बोलिए। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है, बोलिए। गांव का घर शीर्षक कविता किनकी रचना है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1950 ईस्वी में ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी में ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। ज्ञानेंद्रपति किस युग के कवि है, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति किस युग के कवि है, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति किस युग के कवि है, तो आपका राइट आंसर होगा आधुनिक काल के कवि है। ज्ञानेंद्रपति किस युग के कवि है, आधुनिक काल के कवि है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार है, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति किस प्रकार के रचनाकार है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रकार के रचनाकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक देखिए एक सजग रचनाकार है, एक सजग रचनाकार है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दूध डूबे अंगूठे के छाप कितने हैं, बोलिए। दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं, बोलिए। दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके। पहले जो देखिए जो दूध होता था ना, जो देखिए पहले जो दूध व्यक्ति बेचता था, वाला लोग जो बेचता था दूध है, देखिए वो लोग थे ना, पहले दीवार पर ही अंगूठा को देखिए यहाँ पर चिपका देते थे और उसी से गिनती कर लेते थे कि कितना दिन दूध यहाँ पर दिए हैं हम, और उसी से वो लोग हिसाब करते थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं, बोलिए। आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़े ग्वाला दादा को। कहे ना आप ग्वाला लोग पहले ऐसे ही करते थे। चलिए अगला देखिए, ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार इस कृति पर मिला है, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है, बोलिए। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, संस्यात्मा को उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें कौन है, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें कौन है, बोलिए। ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें कौन है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, देखिए ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें कौन है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा निम्न में से सभी। संस्यात्मा भी है, एक चक्र नगरी भी है, बढ़ते भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञानेंद्रपति ने कविता संग्रह का नाम बताए। ज्ञानेंद्रपति के कविता संग्रह का नाम बताइए। तो ज्ञानेंद्रपति के कविता संग्रह का नाम बताइए। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा।
देखिए आँख आँख देखिए आँख हाथ बनते हुए भी है। यहाँ पर शब्द लिखने के लिए एक कागज बना है, ये भी है। गंगा तट है, यहाँ पर संशय आत्मा है, भिनसार है, कवि ने कहा है। चलिए अब क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ पर 500 प्लस आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 500 प्लस आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 500 प्लस आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब चलिए आप न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। देखिए हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी 2025 में और अच्छा तरीके से पढ़ें और अपने नाम का ब्रांड बना दे 2025 में, ताकि आपके नाम का ब्रांड बन जाए 2025 में। 2025 में आपके नाम का जब ब्रांड बन जाएगा तो सभी लोग आपको, यहाँ पर गांव का लोग, यहाँ पर शहर का लोग, सब लोग यहाँ पर पहचानेंगे आपको, आपका नाम बढ़ेगा। यही मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग 2025 में अपना नाम करें और अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करें। यहाँ पर बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाएं। कम से कम आप लोग को 450 प्लस, देखिए यानी कि 450, कम से कम आपको 450 प्लस तो आपको नंबर स्कोर करना ही करना है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।